नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार मय परिवार आज अयोध्या में प्रभु रामलला के आगे दंडवत थी। साष्टांग प्रणाम करते हुए फोटो आप लोगों ने भी देखे होंगे। यह कार्यक्रम पहले से तय था, तारीख भी पहले से तय थी और यह भी तय है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है। यानी सब कुछ तय था, तो फिर विमर्श किस बात का? विमर्श है टाइमिंग का। राहुल गांधी की यात्रा एमपी में चल रही है। जिस दिन एंटर हुई उस दिन लोकसभा चुनाव की टिकट बीजेपी ने घोषित कर दी। शनिवार और रविवार इस मीमांसा में गुजर गए कि किसे मिला तो क्यों, कटा तो क्यों, किसकी चली किसकी नहीं चली। और यह सिर्फ सियासत से जुड़े लोग या मीडिया नहीं चर्चा करता है, बल्कि आम आदमी की सर्वाधिक रुचि का यह विषय होता है। बड़े एकाधिकार के साथ चौक चौराहों में इन पर टिप्पणियां करते हैं लोग। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा टॉकिंग पॉइंट नहीं बन पाई। आज जब राहुल खाट पंचायत कर रहे थे तब सारा ध्यान कैबिनेट की धार्मिक यात्रा ने खींच लिया। और सिर्फ ध्यान नहीं खींचा, बल्कि यह याद दिला दिया कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार किया था। तो आज बात इसी की करेंगे कि राहुल गांधी को चर्चा में आने के लिए क्या करना होगा। वे हर जगह मीडिया पर सवाल भी उठा रहे हैं कि मीडिया अंबानी परिवार की शादी दिखाता है, हीरो हीरोइन दिखाता है, उन्हें नहीं दिखाता। क्या बीजेपी जानती है कि कौन से विषय मीडिया को बिना अतिरिक्त प्रयास के आकर्षित कर लेंगे, या उन दिनों में कुछ बड़ा होना सिर्फ संयोग है? बात बीजेपी की लिस्ट की भी करेंगे कि किसका कद बढ़ा और किसका घटा। उस तुलना में कांग्रेस की टिकट में देरी की भी करेंगे। बात बीजेपी की लिस्ट में छिंदवाड़ा के होल्ड रहने की भी करेंगे कि क्या उसके भी कुछ राजनीतिक निहितार्थ हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अयोध्या में भगवान रामलला के आगे दंडवत एमपी की पूरी सरकार की इन तस्वीरों को देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरा मंत्रिमंडल सपरिवार दर्शन के लिए गया हुआ था। ये पहली नजर में आपको आस्था का विषय लग सकता है भी। बीजेपी के प्रत्येक नेता बल्कि धर्म में आस्था रखने वाले गैर राजनीतिक व्यक्ति के हृदय में भी भगवान राम विराजते हैं। इस लिहाज से समारोह पूर्वक इस दर्शन को आप धार्मिक आस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। मगर जब लोकसभा चुनाव निकट हो और पूरी कैबिनेट सपरिवार अयोध्या में हो तो उसके सियासी मायने भी समझने होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने बीजेपी को सियासी माइलेज तो बाकी दलों से ऊपर दे ही दिया है। इसके अलावा जब ऐसा दलबल दर्शन के लिए पहुंचता है तो बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनता है, जो बना भी केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई दिनों के लिए। सहसा इसमें प्रमुख विरोधी दल समाहित हो भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राहुल गांधी की एमपी में चल रही न्याय यात्रा के बारे में भी किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती है। वो अपने कर्म करे, लेकिन कम से कम हमारे अपनी सनातन संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, इन पे कम से कम वो उनका जो आचरण विचार है वो हमारी इस व्यवस्था से मेल नहीं खाता। ये मुझे बड़ा दुख। राहुल गांधी की यात्रा एमपी में जिस दिन एंटर होती है उसी दिन बीजेपी एमपी सहित कई राज्यों से लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देती है। राहुल की यात्रा चर्चा में आ ही नहीं पाती और किसे टिकट मिला, किसका कटा, इस पर सारा विश्लेषण केंद्रित हो जाता है। चर्चा इस पर भी शुरू हो जाती है कि शिवराज सिंह चौहान का कद फिर से बढ़ गया। छिंदवाड़ा होल्ड किया बीजेपी ने तो उसके मायने क्या हैं? क्या कमलनाथ के बेटे के बीजेपी में एंट्री की संभावनाएं अभी जिंदा हैं? कुल मिलाकर 2 दिन का विमर्श इसी पर रह गया। आज जब वो किसान खाट पंचायत कर रहे हैं तब भी चर्चा मंत्रिमंडल के अयोध्या में होने की हो रही। यानी टाइमिंग कुछ ऐसी कि बिना खास चर्चा में आए राहुल की यात्रा एमपी से पार हो जाए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी धर्म को भी इवेंट बना देती है और ये दर्शन भी उनके प्रचार का ही जरिया है। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए। साधुवाद मुख्यमंत्री हैं, पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो कब करेंगे? कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे?
बीजेपी को अपने मुताबिक एजेंडा सेट कर रहे हैं और उस पर कांग्रेस को लाकर बयानबाजी के लिए बाध्य करने में महारत है। राहुल एमपी में जिन विषयों को एड्रेस करते वो जनता के बीच टिकट वितरण व मंदिर दर्शन में गुम हो गए। राहुल कह जरूर रहे हैं अपने भाषण में कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है, लेकिन इन मुद्दों को टीवी पर कभी नहीं दिखाया जाता। टीवी पर 24 घंटे अंबानी की शादी, बॉलीवुड स्टार दिखाए जाते हैं। कांग्रेस की मुश्किल यही है कि राहुल के इन बयानों से वोट नहीं आते। इस बार की उनकी यात्रा कुछ असर दिखा पाएगी या नहीं, ये तो तब तय होगा जब नतीजे आ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। अभी उन दो मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीसरे जल्द जुड़ जाएंगे। हमारे साथ हैं JP धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान है अजय धवले, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे जल्द जुड़ेंगे पत्रकार हैं शरमन नगेले। जब जुड़ जाएंगे तो तारुफ करा दूंगा मैं। शुरुआत कर लेते हैं पहले धनोपिया जी से। धनोपिया जी, आज पूरी सरकार रामलला के आगे दंडवत थी, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को उनको देर से ही सही 1.5 महीने के बाद कम से कम भगवान की याद आई, दर्शन करने गए। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी यात्रा परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में कई सोचने में मजबूर करता है कि राजनीतिक धार्मिक यात्रा है, ये व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है, किसी परिवार की यात्रा नहीं है। हम देखते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने निजी खर्चे से अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं करने जाता है। लेकिन ताज्जुब में ये सरकारें बैठे हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री परिवार के साथ जा रहे हैं साहब। शासकीय यात्रा में कहाँ इनको धर्म मिलेगा, कहाँ इनको पुण्य मिलेगा? तो ये तो एक राजनीतिक वो है जिससे कि विषयों को भटकाया जा सके, चर्चा करने का विषय बदलाव किया जा सके। और इसके अलावा मैं नहीं मानता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश की स्थिति है उसके बारे में सोचने की बात की आवश्यकता थी। घटनाएं चोरी की, डकैती की, बलात्कार की, क्या क्या नहीं हो रही है, उस सब पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और हालात ये है कि साहब दर्शन करने गए तो ये सब विषय अंतर्गत वार्तालाप को बदलने का एक प्रयास है। और निश्चित रूप से ये यात्रा पुण्य की यात्रा तो नहीं है, धार्मिक राजनीतिक यात्रा है। अजय जी, धनोपिया साहब की नजर में पुण्य नहीं मिलेगा इस यात्रा से आपकी कैबिनेट को? जी, तो पहली बात प्रवीण जी, धनोपिया जी जो प्रश्न उठा रहे हैं कि ये सरकारी खर्चे पे यात्रा हो रही है, मुझे लगता है कि आज धर्म और आस्था इस देश की संस्कृति अभ्युदय का विषय है और उसे किसी भी सरकार को उठाना चाहिए। पहले पूर्ववर्ती सरकारें जिस प्रकार से सरकारी खर्चे पे रोजा इफ्तार करती थी, तब JP धनोपिया जी जैसे विद्वान लोगों ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए होंगे। ये बात सरकारी खर्चे पे कह रही तो एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के अंडमान में अपने परिवार के साथ में एक पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी के लिए एक नौसेना का जहाज जो ऑफिशियल ऑन ड्यूटी जहाज था, उस जहाज पे सिर्फ खाने पीने का सामान अंडमान में मंगा दिया जाता है। तो ये भी देश की जनता ने देखा है। आज बहुत अच्छा अवसर था कांग्रेस को, मुझे लगता है इस बात का आके समर्थन करना था कि ठीक है, हम लोगों से तब भूल हो गई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया था, हमारे नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार जा रही है तो मध्य प्रदेश की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी, कामना करेगी। तो कांग्रेस का इसका समर्थन करना था। लेकिन बुलाया था कांग्रेसियों को? आपकी परेशानी हम समझते हैं। पहले बधाई दी अजय जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई दी मैंने तो कि देर आए दुरुस्त आए, बधाई दी ना मैंने मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, आपने कहा पुण्य नहीं लगेगा धनोपिया जी, यात्रा का तो हाथ जोड़ के भी पुण्य आ जाता है। आप नहीं होता डिसाइड करने वाले कि पुण्य किसे मिलेगा, पुण्य किसे नहीं मिलेगा। पुण्य रामलला ने डिसाइड कर लिया कि किनको देना है। 140 करोड़ देशवासी जिस व्यक्ति के पीछे खड़े हैं उसको पुण्य मिलने वाला है। जो भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की है उस व्यक्ति को पुण्य मिलने वाला है। ठीक है अजय जी, वक्त है, अधिकतम बात आपकी ले ली। वक्त है अभी तो आऊंगा फिर से एक बार। तीसरे मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए शरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। शरमन जी, आपकी टिप्पणी, ये जो आज पूरी कैबिनेट रामलला के आगे साष्टांग कर रही थी, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए माननीय प्रवीण जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार के जो भी निर्देश हैं, जो भी उनके आदेश है, जो भी उनकी मंशा है, जो भी विचारधारा है, उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं वो। और इसी कड़ी में जो है ना, वो अयोध्या में जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को, उस कार्यक्रम के बाद से पूरे देश के लोगों को एक पार्टी ने अपना इंटरनल मैसेज दिया था और सार्वजनिक रूप से भी माननीय मोदी जी ने कहा था कि लोग आए दर्शन करें, लेकिन अभी भीड़ ज्यादा है। तो उसी कड़ी का हिस्सा है कि मध्य प्रदेश का पूरा कैबिनेट जो गया है। अब मैं परिवार इसके देखिए, परिवार के अब चूंकि जा रहे हैं तो परिवार के साथ तो जाते ही हैं लोग। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि जब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया, और वो नैरेटिव सस्टेन कैसे करें, नैरेटिव सस्टेन कैसे करें, इसीलिए ये जो आज यहाँ से पूरा कैबिनेट गई है देखने दर्शन करने के लिए। फिर इसके अलावा रामपथ गमन की भी बात हो रही है, इसके साथ साथ अक्षत भी घर घर पहुंचाए गए, और अभी भी दूसरे राज्यों से सरकारें, दूसरे राज्यों से लोग जाएंगे। कुल मिलाकर ये जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता है तब तक इसको कैसे सस्टेन करें, और लागू होने के बाद भी उस पूरे जो एक नैरेटिव जो सेट किया है उसका कैसे लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले, कैसे लाभ ले, इसका पूरा प्रयास माननीय मोदी जी और जो उनके बाकी जो पदाधिकारी हैं, जो ऐसा राजनीतिक विचारधारा के अलावा जो धार्मिक विचारधारा और धर्म के नाम पर मतदान अपने पक्ष में करने का जो उपक्रम करते हैं, वो इसके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरी रणनीति बना रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल सेम यही बात लेके मैं जाने वाला भी था धनुप्रिया की बात। धनुप्रिया साहब, ये मतलब यहाँ पे ऐसा है कि यदि ये दर्शन करते तो उसका जिक्र नहीं आता, तुरंत इनबिल्ट है कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था राम मंदिर उद्घाटन का, सेम सतह पे ये दोनों चीजें आ जाती हैं। तो जो शर्मन जी कह रहे हैं कि भाई एक तरह का टॉकिंग पॉइंट बन जाता है, ट्रेंड सेट हो जाता है, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं। ये बात सही है प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना बात का बतंगड़ बनाने में और तिल का पहाड़ बनाने में माहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेता दर्शन करके आ चुके भगवान राम के, और अभी लोग बहुत जाने के लिए आतुर हैं और जाना भी चाहते हैं और जाएंगे भी। सवाल ये, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर निर्मित होने वाले भगवान राम के मंदिर को भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने अपना निजी एजेंडा बना लिया है। उन्होंने लिस्ट बना ली, इनको बुलाएंगे वो नहीं बुलाएंगे। हु हैज गिवन राइट टू डिसाइड द नेम, कि आप इसको बुलाइए, इसको मत बुलाइए। जब उन्होंने देखा किस तरह का वातावरण निर्मित हो रहा है तो उन्होंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को हम नहीं आएंगे, हमारा मतलब नहीं, भगवान राम के लिए सभी आएंगे। भगवान राम का तो आपको मालूम है, भगवान राम के मंदिर की आपको ही मालूम, जो ताला खोला गया 89 में सबसे पहले आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। जिस दिन भगवान राम के वहां पर शिलान्यास हुआ था, आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था। तो भगवान राम के बिना तो अस्तित्व किसी का है ही नहीं, सोचने नहीं चाहिए। हम सब भी भगवान राम के नाम पर ही हैं आज, जो भी है अस्तित्व में। भारतीय जनता पार्टी जो पट्टा लिखा के आई है, जो कहना चाहती है कि भगवान राम हमारे हैं, तो भूल जाए इस बात के लिए, भगवान राम सबके थे हैं और आगे भी रहेंगे। बात जो ध्वनित हो रही धनुप्रिया की बात से कि बहुत प्रेम से बुलाया ही नहीं और नहीं आने पे आप पकड़ के बैठे हैं, ऐसा ध्वनित हो रहा है धनुप्रिया साहब की बात से। तो प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे पट्टा नहीं है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे पट्टा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा दल है जो अपने स्थापना से इस मुद्दे पे अड़िग रहा है। हम लोगों ने ये इस आंदोलन को चरम पे पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद की आज बात कर रहे हैं, और निमंत्रण की जो बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण नहीं दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिए थे और सभी को ससम्मान निमंत्रण दिए थे। आपकी सरकारों को, आपके नेताओं को, सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन आप लोगों को निमंत्रण अस्वीकार करना था। आपको बीजेपी का इवेंट लग रहा था। ठीक है बात, भारतीय जनता पार्टी ने 70 वर्षों से जिस मुद्दे की आज देश को आवश्यकता थी, वास्तव में देश की जनआकांक्षाओं का सम्मान था, भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर अड़ी रही थी। विपक्ष को किसने रोका था? आपको भी इस मुद्दे पर राजनीति करनी थी। हम तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी हुई है, इस मुद्दे पर बड़ी हुई है, और हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उस मुद्दे को लेकर जीवंत रहे हैं और जीवंत रहेंगे। राम इस देश की आस्था का केंद्र है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी कांग्रेस की यूपी की तत्कालीन सरकार जब एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड कह रही थी कि श्री राम लला का अस्तित्व नहीं है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, प्योरली माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तब कांग्रेस के नेतृत्व को आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए था कि ऐसा एफिडेविट नहीं देना चाहिए। जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार करना था, तब जेपी धनोजा जैसे विद्वान लोगों को कहना था नेतृत्व से कि नहीं, ये आपने गलत किया है। आज देश की आस्था के कुछ लोग आए ना आपके पास, यही क्या कह शामिल हो गए ना कुछ लोग। भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन पर भी सैकड़ों लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी पहुंचे। आऊंगा शर्मन जी, नहीं है कि नहीं पहुंचे। शर्मन जी को इनका लेता, शर्मन जी को इनका लेता, और आऊंगा, वक्त अभी भी बहुत है अपने पास। शर्मन जी, एक दो चीजें काबिले गौर है। जिस दिन राहुल गांधी एंटर करते हैं एमपी में, उस दिन बीजेपी की टिकट आ जाती है। टिकट इतना बड़ा विषय होता है, मतलब केवल हम आप सियासत से जुड़े लोग, सियासी समझ रखने वाले लोग नहीं, गांव के चौक चौराहे, पान वाले, चाय वाले, ये तक डिस्कस करते हैं, अरे इसका कट गया, इसे मिल गया, माने बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होता कई कई दिन का। टिकट आ गई, राहुल गांधी की यात्रा पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो खाट पंचायत कर रहे थे, अब वो 2 दिन तक तो यही चला टिकट। अब वो आज राम मंदिर चली गई कैबिनेट, तो फिर राम मंदिर भी बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया। तो आपको नहीं लगता कि माइलेज नहीं ले पाए राहुल इस यात्रा का?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के समक्ष एक बड़ी चुनौती और बड़ा संकट है, वो नैरेटिव सेट करने का काम नहीं कर पाते। देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊं, जो कि अभी बात हो रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट से फैसला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा बनने के लिए, मंदिर बनने के लिए अचानक तो आया नहीं था, लंबे समय बाद आया था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे एंटायर बीजेपी ने इसका करीब 3-4 साल पहले से प्लानिंग कर ली थी कि चुनाव के एन वक्त पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर लेंगे, और कार्यक्रम हो गया। लेकिन कांग्रेस ने कोई काउंटर उसका विकल्प नहीं खोजा, ना काउंटर करने की कोशिश की। और देखिए, उसी का नतीजा है कि पूरे देश में नैरेटिव सेट हो गया। अब जहां तक माननीय राहुल गांधी जी की खाट पंचायत का विषय आपने रखा है, तो उत्तर प्रदेश में भी खाट पंचायत का आयोजन किया जा चुका था, वो पूरी तरीके से असफल हो गई थी। मध्य प्रदेश में भी खाट पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। आज भी ये खबरें आई कि कुछ किसानों को शायद बाहर रोक दिया, कुछ को अंदर किया। अब ये जो खाट पंचायत का आयोजन हुआ वो हो रहा है, या आगे भी करेंगे वो, इसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश का मतदाता उनके पक्ष में मतदान करेगा कि नहीं करेगा, ये तो मई में मालूम पड़ेगा। लेकिन देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और कैबिनेट के बाकी लोग और जेपी नड्डा 11 बजे रात को बैठकर संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे हो, 3 बजे तक रात को बैठक ले रहे हैं और 8 बजे कार्यक्रम में जा रहे हैं। क्या माननीय राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में गए थे, बनारस गए थे, बाबा विश्वनाथ की नगरी गए थे, तो क्या आप अपना प्रोग्राम चेंज करके नहीं जा सकते? आपको जाना चाहिए था, वहां के दर्शन करना चाहिए थे, पूरी टीम ले जाते। और यदि कुछ विषय आता तो आप भाई, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके साथ बड़े ऐसे लोग चल रहे हैं जो संविधान के जानकार लोग हैं, जो विषयों को जानते हैं, आप जाते, लेकिन आप वहां नहीं गए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव गढ़ने में या अपने काम को प्रचार या बहुत अच्छे तरीके से उसको अमली जामा में पहनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोरी में। जवाब धनोपे साहब, 2-3 चीज मैं सहमत हूं, शर्मन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं 100%, कि ऐसे लगता है कि भाई एक खास कौम या कुछ लोगों को तुष्टीकरण, जो एक शब्द बीजेपी कहती, मैं तुष्टीकरण नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपको लगता है कि यार कहीं ये बुरा नहीं मान जाए, ये बुरा नहीं मान जाए। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप चिन्हित होते जा रहे हो, और बीजेपी सफल हो गई है आपको उस एक जगह चिन्हित करके रखने में। देखिए प्रवीण जी, आदरणीय शर्मन नगेले जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छे चिंतक हैं, उनकी बातों को मैं खंडन नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हमारा संविधान की जो मंशा है, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हम उसको लेके चलते हैं, सारे सर्व धर्म सद्भाव की भावना को लेके चलते हैं। हमने कहीं उस तरह का वातावरण निर्मित होने की कोशिश नहीं की जिस तरह का हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा सेट करती है, उसको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कल के आपने आज बताया कि कल उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, आज उन्होंने यात्रा कर दी, कुछ और कर लेंगे। तो ये सब चीजें बड़ी साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से घबराए हुए हैं ये लोग। अच्छा। आपने देखा होगा कल पटना में जो रैली हुई है ना, 10 लाख लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है कि सारी ये तो क्या स्थिति, तो इनके खिलाफ माहौल बन रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, भगवान राम उनको ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे जैसे ये बोल रहे हैं, इनकी सीटें पहले से कम हो जाएंगी, सरकार बनेगी नहीं बनेगी इस पर विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और आज जिस तरह का ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, 370 400 पार, ये सब फालतू बातें का कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी जी की आप भीड़ तो देखिए, टीवी पे मीडिया पता नहीं आप दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, मुझे तो दिखता है दिखाते हैं आप लोग, लेकिन हजारों की संख्या में लोग दीवाने हैं उनके साथ चलने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, हक मांगने के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, अग्निवीर के लिए, सारी चीजों को लेकर आज जो जनता उनके साथ चल रही है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जवाब अजय जी, बहुत घबराए हुए आप लोग, नींद नहीं आ रही, आप सो रहे हो ठीक से कि नहीं? राहुल गांधी की दहशत जो है वो है पूरी बीजेपी को, ये धनोपे साहब का मानना है। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले सारे लोग बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आज कांग्रेस से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आज हमारे 303 के टाली के साथ है। 303 का टाली 370 कैसे बने? राहुल गांधी की यात्रा में वास्तव में प्रवीण जी लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग वो एंटरटेनमेंट देखने आ रहे हैं कि एमआरपी एमएसपी का डिफरेंशिएट, 20 वर्ष जो व्यक्ति सांसद रह चुका है, देश का विपक्ष का नेता रह चुका है, उस व्यक्ति को, इस बड़ी पार्टी का नेता है, उसको एमआरपी और एमएसपी का डिफरेंशिएशन नहीं पता। 4 अलग अलग जगह कपड़ों पे 4 बार जीएसटी बता देता है, जो जाकर लोगों को उसकी खुलेआम जातियां पूछ रहे हैं। तो ऐसे नेता को देखने के लिए, और एक ऐसे नेता को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उत्साहित भी है कि जो कांग्रेस पार्टी को 20 सालों से हराया जा रहा है, जो जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी असफलता पे असफलता अर्जित की जा रही है, तो वास्तव में इसके लिए जनता आ रही है। और कल ये जो बिहार की यात्रा बता रहे थे, बिहार में वास्तव में आप देखेंगे कि कल जो इन्होंने मुद्दा दे दिया, मोदी जी का परिवार,
अब आप देखेंगे कि देश की जनता बता देंगे कि 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के परिवार है और वो मोदी जी का परिवार पुनः ऐतिहासिक बहुमत में साथ में भारतीय जनता पार्टी को 370 और समग्र रूप से एनडीए को 400 सीटें देने जा रहे हैं। विपक्ष के एजेंडे की और नैरेटिव की बात जब हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कभी नैरेटिव सेट नहीं करती। देश की जनता नैरेटिव सेट करती है, भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को लेकर चलती है। रामलला देश का नैरेटिव था, भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को लेकर चली। 370 देश का नैरेटिव था, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव लेकर चली। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी पार्टी देश की जनआकांक्षाओं का सम्मान कर रही है और कौन सी पार्टी अपने कांग्रेस के अस्तित्व के लिए, फर्स्ट फैमिली के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ठीक है अजय जी, अभी वक्त है, वक्त रहा तो आऊंगा क्लोजिंग पे जरूर आऊंगा। शर्मा जी को अजय जी ईवीएम के बारे में भी अपनी राय रखें, अच्छा लगेगा। आ जाते हैं शर्मा जी को लेते हैं, मूल विषय पर रख लेते हैं, ईवीएम पे कर लेंगे चर्चा। होना चाहिए ईवीएम के ऊपर आऊंगा अजय जी, आऊंगा डिबेट होना चाहिए। रुपया जी, अजय जी बीजेपी माइनस ईवीएम जीरो। तीसरे मेहमान शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी लिस्ट पे भी एक चर्चा कर लेते। छिंदवाड़ा होल्ड क्यों है आपकी नजर में? बाकी की भी रोक सकी बीजेपी ने, लेकिन हम छिंदवाड़ा को अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए, छिंदवाड़ा को अंडरलाइन करना इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि अभी छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने भी कैंडिडेट अपना घोषित नहीं किया, बीजेपी ने भी, और अभी भी राजनीति संभावना कहीं से नहीं किया। हाँ, राजनीति संभावना का खेल है तो कुछ भी संभव है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने कई मर्तबा कह दिया है कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। और अभी बीच में तो कमलनाथ जी ने ये भी कह दिया था, यदि आप लोग कहते हैं कि नहीं मैं बैठ जाऊं तो मैं आप लोगों पर थोपूंगा नहीं अपने आप को। तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन अब राजनीति तो संभावना के खेल है, कुछ भी संभव है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जो मैं सदैव याद करता हूं और बताता हूं अपनी सारी डिबेट्स में, कि जब डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को भिंड से चुनाव मिला था कांग्रेस से, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने दल बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, बीजेपी से उनको टिकट मिल गया था। और इसी तरह से राव उदय प्रताप का मामला आया था। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जो इस समय जो देश में जो एक नैरेटिव सेट करने का काम जो किया जा रहा है ना, अभी एक नया नैरेटिव सेट हो गया है। देखिए वो क्या नैरेटिव है कि आज चर्चा जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी की जो आईटी सेना है, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि आज चर्चा 370 और 400 की हो रही। आज ये चर्चा नहीं हो रही कि कांग्रेस सरकार बनाएगी या मोदी जी सरकार बनाएगी। आज चर्चा जो है ना, जो नैरेटिव सेट, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो आईटी सेना है बीजेपी की, माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब 370 एक लक्ष्य दे देना, उसे हासिल करना। द्रव्य इस बात का जो शर्मन जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा ही। मैं अजय जी की बात से आंशिक तौर पर सहमत हूं, जो उन्होंने कहा भाई जैसे ही आप एजेंडा बना के, मुझे याद है पिछले इलेक्शन में आपने कहा चौकीदार चोर है, मैं भी चौकीदार का कैंपेन चला दिया। अब जब मोदी जी के परिवार, तो मैं मोदी का परिवार या मोदी का परिवार करके सबके ट्विटर हैंडल एक्स जो कहला रहा है वो बदल गए। अभी आदरणीय नगेरी जी ने कहा ना कि सोशल मीडिया के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। वो जो फर्जी यूनिवर्सिटी उनकी है सोशल मीडिया के, कितने एक्सपर्ट लोग हैं कि कहीं भी कुछ भी चला देते हैं। आज मोदी जी से पूछते लीजिए, मोदी जी का परिवार है कहाँ? जो उनका परिवार था वो बेचारी कहाँ पर है आज? परिवार की परिभाषा जानते हैं आप क्या है? परिवार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? हम सब परिवार हो सकते हैं, लेकिन असली परिवार कौन होता है? और जो असली परिवार के हकदार लोग हैं वो बेचारे कहाँ हैं? पूछिए मोदी जी से। मोदी जी अपने परिवार को बता तक तो नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं सब मेरा परिवार है। जिससे आप अंदाज लगा लीजिए कहाँ पर क्या हो रहा है। जवाब अजय जी। जी, मुझे लग रहा है धनोपिया जी भी उनकी अपनी लालू जी की बात का समर्थन कर रहे हैं, जबकि आज दिन भर में कांग्रेस के किसी नेता ने इस विषय पे आने पे बात रखने की अपना पॉइंट नहीं रखा। लेकिन धनोपिया जी ने रख दिया है कि अब आपको मोदी जी के परिवार पे और व्यक्तिगत टिप्पणियों का अगर लड़ना है तो देश की जनता तैयार है। 2024 परिवार की परिभाषा क्या होती है? मोदी जी के आप समझदार व्यक्ति हैं, परिभाषा क्या हो परिवार की? परिवार किसे बोलते हैं? जनता उत्तर देगी। परिवार की परिभाषा बताइए साहब। उत्तर देगा अजय भाई प्लीज, 2024 का चुनाव परिवार की परिभाषा क्या होती है? चौकीदार चोर है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और सब। बताइए परिवार ये होता है कि नहीं होता? तो है तो उसे माना कि नहीं माना उन्होंने? आज तक बेचारे जो है ना, उनके परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री का निवास तक देखने को दर्शन नहीं करने दिए। अगर आपकी नेता क्या बात कर रहे हैं आप लोग? चौकीदार चोर है, आपकी नेता ने कहा था। आज देश की जनता आपको मोदी जी का परिवार क्या है, मोदी जी का परिवार बता देगा। सफर करने की जिंदगी भर से और क्या के लिए जाऊंगा, माफ कीजिए, हाथ से बिल्कुल आगे भी सफर करती रहेंगी। वक्त बिल्कुल फिसल गया। एक बार शर्मन जी का क्लोजिंग वो बचे हुए। शर्मन जी, राम मंदिर आपको लगता है कि अब वोटिंग का आधार बनेगा?
देखिए, संभावना तो पूरी है और भारतीय जनता पार्टी का जोर भी इस बात पर है कि वो सस्टेन करता रहे विषय, तो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को वो सूट भी करता है। और उससे हालांकि पहले बहुत चुनाव हो चुके हैं, अभी के भी चुनाव रामलला की प्रतिष्ठा का आयोजन तो हो नहीं था, लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए वो भी उसी पर कहीं ना कहीं था। लेकिन जो एक विषय आ रहा है माननीय मोदी जी का, देखिए मैंने अध्ययन किया, अभी भी कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 10 साल का जो अपना कार्यकाल था उसका श्वेत पत्र वो ला सकते थे, लेकिन श्वेत पत्र ना लाके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूं और मैं अपने आप को सारी चीजों से दूर कर रहा हूं। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने इस विमर्श की शुरुआत की थी उससे एक निचोड़ जरूर निकलता है कि भाई बीजेपी अपनी पिच पर कांग्रेस को लाके खिलाती है और उस जगह में जो उसका सबसे स्ट्रांग होल्ड होता है तो सोशल मीडिया और इस सब जो हम टॉकिंग पॉइंट की बात कर रहे थे वो बन जाता है उसके फेवर का। ये वोट में कितना तब्दील होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।